नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में। इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए बैंकिंग इंडस्ट्रीज स्टॉक मार्केट के लिए और फाइनेंस मार्केट के लिए एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम करते हैं। और अगर फाइनेंस गिरते हैं, बैंक्स गिरते हैं, तो समझ लेना एक जो हमारा जो कंट्रीज का इकोनॉमीज है वो भी गिरते जाएंगे। तो अभी तो फिलहाल का जो सिनेरियो है, हर बैंक्स गिरते जा रहा है। और देखा जाए तो बहुत सारे बैंक्स 52 वीक लो भी अचीव कर चुके हैं, मतलब 52 वीक लो रन कर रहा है। तो इस बेसिस से बताया जा रहा है कि और भी गिरावट हो सकता है, क्योंकि सिर्फ इंडिया में प्रेशर नहीं है। इंडिया में जो इन्फ्लुएंसी है और जो इन्फ्लुएंस है, तो उस वो देखा जाए तो दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। मतलब महंगाई जितने दिन बढ़ते जा रहा है, साथ ही साथ वर्ल्ड बेसिस भी, और जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, इसका भी जो महंगाई है वो दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। तो इसको कंटेन करने के लिए मतलब जितने सारे इंडिया में जिस रिजर्व बैंक है, उस तरीके से वर्ल्ड बैंक भी इस तरीके से कुछ इन्फ्लुएंस रेट बढ़ाने वाला है, हाइक करने वाला है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसमें ज्यादातर इम्पैक्ट पड़ेगा बैंकिंग सेक्टर में। देखिए बैंक्स किस तरीके से बिजनेस करता है। बैंक का जो मेन बिजनेस मतलब प्रोसीड्यूर है, रिटेल कस्टमर से पैसा लेना, मतलब जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, एफडी हो गया, इंश्योरेंस हो गया। तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो मतलब कस्टमर से, रिटेल निवेशक से पैसा वो क्या करते हैं, लेते हैं। और उनमें से मान के चलिए 5% तक, 6%, 7% तक इंटरेस्ट देते हैं। और उसी पैसा लेकर वो इंडस्ट्रीज को और दूसरों को लोन्स देते हैं। तो लोन्स में अराउंड मान के चलिए वो 7-8% तक एवरेज, बहुत सारे अलग अलग लोन्स होते हैं, तो अराउंड में 8% तक लोन उन्होंने प्रोवाइड किया। और उनमें से 2% का मतलब सॉरी 3% का प्रॉफिट बैंक कमाते हैं। तो इसी बेसिस से बैंक चलते हैं। तो अगर मार्केट में इन्फ्लुएंसी रेट अगर बढ़ जाता है, और से मतलब आरबीआई जो पिछले मतलब पॉलिसीज लेके आए थे, मतलब जो एमसीआई का बैठक था, वो हमें वहाँ पे बताया था कि इन्फ्लुएंसी रेट बढ़ा दिया जाएगा। तो इसीलिए जो लोन का जो परसेंटेज है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो लोन का अगर आज 8% है, कल जाकर अगर 9% हो जाता है, तो बैंक के लिए तो मतलब बैंक के लिए कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मगर बैंक का जो कस्टमर्स है, वो जो जितने सारे लोग लोन लेते हैं, वो अभी लोन लेना कम कर देगा। हाँ, बिजनेस इंडस्ट्रीज में लोन लेगा, मगर ज्यादा इंटरेस्ट पे करने के लिए वो लोन लेना भी कम कर देगा। तो ये एक बैंक के लिए नेगेटिव है। इसीलिए एक बैंक के बारे में आज बात करूंगा, जो बैंक आज देखा जाए तो एक नेगेटिव पॉइंट्स में है और 52 वीक लो में काम कर रहा है। तो 52 वीक लो में काम कर रहा है, तो कौन सा वो बैंक है और जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा। मैं जरूर डिस्क्लेमर दूंगा, इस बैंक के बारे में मेरे मेरे हिसाब से उतना खास मुझे नहीं लगता जितने सारे और भी इसका कॉम्पिटिटर है। तो चलो, क्यों मैं खास नहीं लगता उसके बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए, मैं गलत भी जा सकता हूँ, आपका डिसीजन भी सही हो सकता है, तो आप आपके डिसीजन से बने रहिए। क्योंकि मैं मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ इस कंपनी में क्या खास है और क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। तो चलो मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले इस कंपनी का कासा रेशियो मैं आपको दिखाऊंगा। तो कासा रेशियो बैंकिंग के लिए एक सबसे बिग पॉइंट्स होते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, बैंक सेविंग अकाउंट से, करंट अकाउंट से और एफडी से, इस तरीके से प्रोडक्ट से बैंक के हाथ में पैसा आता है। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो अकाउंट्स है, इस अकाउंट से कंपनी को, बैंकिंग को पैसा आता है। वो कितना ज्यादा परसेंटेज बैंक के हाथ में पैसा आ रहा है इसके माध्यम से, क्योंकि दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है बैंक को पैसा आने के लिए। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें से कंपनी को पैसा आ सकते हैं, मगर फ्री हैंड में जो काम पैसा आ रहा है वो सेविंग्स, करंट अकाउंट और एफडी से। तो यहाँ से देखा जाए तो कंपनी 18.06% का 31 2021 दिसंबर के मंथ का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से देखा जाए तो 18.06% का कासा रेशियो है, जो 2020 दिसंबर 31 के रिपोर्ट के हिसाब से जो था अराउंड 16.34% था। इसका मतलब यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। और इसका जो परसेंटेज है, मतलब इंडसइंड बैंक में जो अकाउंट्स का परसेंटेज है और उसमें आए हुए जो पैसे के जो एक्यूरेसी है, वो अराउंड 18% हो चुके हैं। फिर भी मैं कहूँगा कोटक बैंक, साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तो इस बैंक का कासा रेशियो आप देखेंगे तो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा कासा रेशियो है कोटक महिंद्रा बैंक में। देखिए, वो मार्केट में ज्यादातर मार्केट का जो कासा रेशियो एक्वायर क्यों किया, इसके पीछे एक लॉजिक है। कारण वो कंपनी देखा जाए तो तो मेरे हिसाब से इस बैंक का कासा रेशियो थोड़ा सा मतलब कम है, मैं जरूर कहूंगा।
तो एक पॉइंट है जो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। और दूसरी पॉइंट, इसका चार्ट पैटर्न दिखाने से पहले इस कंपनी का डिटेल्स आप देखिए। देखिए कंपनी अराउंड 65,000 करोड़ का मार्केट कैप लेके चल रहा था, और कंपनी का लार्ज कैप जरूर है, कंपनी का जो पी रेशियो है वो चलो 14.2% है, अच्छी बात है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बहुत कम है। तो कंपनी का जो कर्जा है अराउंड 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। बैंकिंग सेक्टर में कर्जा कोई बुराई नहीं है, ठीक है, चलो 7% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। तो फिर भी देखिए कंपनी अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है, तो एनुअली इनकम जो है वो 4,600 करोड़ का इनकम हो रहा है। और कंपनी का फ्री कैश फ्लो मतलब हाथ में जो कैश है वो 16,000 करोड़ तक कैश है। तो कंपनी का एक यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट जरूर कहूंगा, कंपनी अच्छा खासा कैश को भी मेंटेन कर रहा है और कंपनी प्रॉफिट को भी मेंटेन कर रहा है। अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का अराउंड 60 रुपीज है। कंपनी का देखिए डेटोज डे, ये चीज मुझे अवेलेबल नहीं मिला, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी का कितना दिनों में हाथ में पैसा आ रहा है और कितना दिनों इसका इन्वेंटरी डे, मतलब कंपनी माल कितना दिनों में बेच रहा है। माल तो यहाँ पे कुछ नहीं बेच रहा है, कंपनी इंश्योरेंस शायद कोई लोन्स भी दे रहा है, तो उसका परसेंटेज यहाँ पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अब देखें तो कंपनी का कुछ पॉजिटिव पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट आपके सामने ही है। तो अभी देखना है तो कंपटीटर के हिसाब से कंपनी का इंडसइंड बैंक जो है, कंपनी 5 नंबर रैंकिंग में आते हैं प्राइवेट बैंक के हिसाब से। तो इसका कंपेयर में आदर्श बैंक से करूँ तो इसका सेल्स रिपोर्ट आप देखेंगे, तो पहले आपको कंपनी का प्रॉफिट रिपोर्ट आप देखिए। तो जितने सारे बैंक है उनमें से देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट मतलब क्वार्टरली प्रॉफिट रेशियोज है 55%, चलो अच्छी बात है। कंपनी के सेल्स का रिपोर्ट देखेंगे तो कंपनी का सेल्स रिपोर्ट देखिए 7,800 है। तो कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट तो यहाँ पे जरूर दिख रहा है, मगर कंपनी का क्वार्टरली सेल्स का जो रेशियोज है वो आपको यहाँ पे कम देखने को मिला। और कंपनी के पास जो डेप्थ है वो चलो सॉरी 7.09 है। तो कंपनी के जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है, कंपनी जो क्वार्टरली प्रॉफिट कमा रहा है वो देख लीजिए, कभी भी ज्यादा कभी भी कम, इस तरीके से कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है। मतलब कंटिन्यूअसली नहीं है, मतलब कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है आप देखेंगे कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा हो रहा है, मगर कंपनी के एक्सपेंस हाथ में कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो कभी ज्यादा कभी कम हो रहा है, और कंपनी का एक्सपेंस और इंटरेस्ट दोनों ही पे करना पड़ रहा है, और इस दोनों चीज के लिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा अप्स एंड डाउन चल रहा है। तो कंपनी ने देखिए आपको रिटर्न एक ना के बराबर दिया, नेगेटिव में दिया। हाँ 10 साल में 10% तक रिटर्न तो दिया, मगर 5 साल 3 साल 1 साल में कंपनी लॉसेस किया। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ उतना खास भी नहीं लगा, एक एवरेज लेवल में है जरूर कहूंगा। तो कंपनी के जो रिजर्व है, रिजर्व के बारे में बात करें तो कंपनी का रिजर्व आप देख सकते हैं, कंपनी का रिजर्व दिन के दिन बढ़ते जरूर जा रहा है। तो रिजर्व बढ़ना अच्छी बात है, कंपनी का रिजर्व के साथ साथ कंपनी का कर्जा भी बढ़ते जा रहा है। तो कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास 16% होल्डिंग है। उसके बाद देखिए एफ के पास 51% होल्डिंग था, अभी वो 46% हो चुके हैं। डीएस के पास 10% था, अभी 21% हो चुके हैं। पब्लिक के पास 20% था, अभी 15% हो चुके हैं। देखिए मैं इस कंपनी को मतलब खराब नहीं कहूंगा, कंपनी के कुछ पैरामीटर्स मुझे उतना खास नहीं लगा। जैसे आप इसका चार्ट पैटर्न देखिए, देखिए जब लॉकडाउन पीरियड हो गया था तब इस कंपनी का प्राइस था करीबन करीबन 250 रुपीज में। तो उसके बाद स्टॉक में तो भागा, तेजी तो आया, मगर उतना ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिला जो अदर्स बैंक ने किया होंगे। तो इस बैंक का जो तेजी है मुझे बहुत वीक लगा, क्योंकि उतना तेजी भागे नहीं। और उसके बाद देखिए एक कंसोलिडेट पीरियड में चल रहा है, मतलब एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है। अभी उस रेंज को उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया मेरे हिसाब से। बहुत बार यहाँ पे रीटेस्ट किया, यहाँ पे बहुत बार एक सपोर्ट लिया, एक दो बार नहीं, अराउंड 6 से 7 बार सपोर्ट लिया। मेरे हिसाब से अगर सपोर्ट टूटता है तो स्टॉक में एक भारी भरकम फॉल देखने को मिलेगा, और वो कितना मिलेगा वो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो पहले से तो कुछ बता ही नहीं जाते। तो मेरे हिसाब से जो कंपनी इतना वीक पॉइंट्स में चला, वीक मतलब थोड़ा सा वीक पॉइंट्स है, साथ ही साथ कंपनी का चार्ट पैटर्न बता रहा है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म पीरियड में कुछ अच्छे खासा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो उस कंपनी के ऊपर आप अगर निवेश कर रहे हैं तो आप सोच समझ के करिए। देखिए कंपनी का हालत क्या हो गया, जैसे पहले कंपनी तो शानदार परफॉर्मेंस कर रहा था, पहले कंपनी का जो परफॉर्मेंस था वो जबरदस्त था। उसके बाद अराउंड आप देखेंगे तो 2018 के बाद स्टॉक में जिस बेसिस से गिरावट हुआ वो देखने का लायक है। आप टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक देखे तो अराउंड 80% तक स्टॉक गिर गया। जो कंपनी का स्टॉक 80% गिर जाता है तो उस कंपनी के ऊपर भरोसा करना थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा प्रेशर जरूर हो सकते हैं। तो बाकी आप एक बार स्टडी करके इस कंपनी के ऊपर निवेश करना, क्योंकि इस तरीके से
मतलब पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं, तो आपके पास इस शेयर है तो एक बार स्टडी करना। देखिए मैं खुद के ओपिनियन आपको बताया हूँ और मैं आप स्टडी पर्पस में सारे डिटेल्स आपको सामने रखा हूँ। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं कल चेक आपको बोल दूं कि इस कंपनी को बेच दे, इस कंपनी को खरीद ले, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप खुद के डिसीजन खुद लीजिए, क्योंकि कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है मतलब उस इन्फॉर्मेशन कितना सही है कितना गलत है आप एक बार जांच कर लीजिए, उसके बाद निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।